हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यू सीरीज लेकर के आई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है। इसकी कहानी वाकई में अमेजिंग है, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड, मार्शल आर्ट और अलग अलग तरह की न्यू जर्नीज इसमें दिखाई जाएंगी। और आपने कल्टीवेशन वर्ल्ड से रिलेटेड तो इस तरह की बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, लेकिन ये कहानी काफी ज्यादा यूनिक है। चलिए बिना किसी देरी किए इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक विशालकाय ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से खतरनाक इलेक्ट्रिक वेव्स निकल रहे होते हैं। इतना विशालकाय होता है कि आसमान में गोते खा रहा होता है, मानो आसमान भी इसके लिए छोटा पड़ गया हो। तभी हमें इस सीरीज के मेन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम फेंग हुआ है। ये उसी विशालकाय ड्रैगन से फाइट कर रहा है। जब ये उसकी बॉडी पे अपने तलवार से अटैक करता है, उस कट लगने के कारण उसकी बॉडी से बहुत सारा इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी जनरेट होने लगती है। अब आगे यहाँ इन दोनों के बीच हमें एक बहुत ही जबरदस्ती फाइटिंग दिखाई जाती है। हाँ, फेंगुआ लगातार अपने शॉट से उसकी बॉडी पे अटैक करता जा रहा था। वो जो इलेक्ट्रिक ड्रैगन होता है, जो कि अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी उगल रहा होता है, वो भी इससे अटैक करने में पीछे नहीं रहता। इसी फाइटिंग के दौरान हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि इसी तियानवू कॉन्टिनेंट पे, जहाँ पे मार्शल आर्ट की टेक्निक को सीखने के लिए आइस, फायर, विंड और थंडर की पावर को कंट्रोल करना पड़ता है। किसी के अंदर कौन सी एबिलिटीज आएंगी, ये डेस्टिनी द्वारा चूज किया जाता है कि आइस, फायर, विंड और थंडर किसे अपना सर्वेंट चूज करेंगी। फायर के एट्रीब्यूट से जिस सर्वेंट को चूज किया जाता है उसे तियानवू वर्लफुल कहते हैं। और इसी तियानवू कॉन्टिनेंट में हर एक मार्शल कल्टीवेटर जो है कि बॉडी में पावर आने के सोर्स यही तियानवू वर्लफुल ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कॉन्टिनेंट के एक मंगोलिया सिटी में एक ऐसा लड़का रहता है जिसने अभी तक अपने तियानवू वर्लफुल को अवेकन नहीं किया है। अब हमें उसी मंगोलिया सिटी को ही दिखाया जाता है, और जहाँ पे इस लड़के की बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि फेंग हुआ के बारे में ही बताया जा रहा है। उस सिटी में सिर्फ केवल फेंग हुआ ही बंदा है जिसने अब तक अपने बॉडी के अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन नहीं किया है या अवेकन करने में अनेबल रहा है। इसी बात के कारण सारे उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उसे काफी ज्यादा बुली किया करते हैं। फेंग हुआ अपनी इस दशा से परेशान होकर के वो अपनी ही बॉडी पर इसका गुस्सा निकाल रहा होता है। एक पेड़ पे अंधाधुन यहाँ पे पंचेस मार रहा होता है, और उसने अब तक अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग पल गुजारा था उसकी याद उसे आने लगती है। उस रात की बात होती है जब फेंग हुआ मिस्टर डोंग फैंग से मिलने के लिए गया हुआ था। मिस्टर डोंग फैंग एक नामी ग्रामी व्यक्ति है जो कि उस पूरे कॉन्टिनेंट के ग्रेट जनरल का पोता है। साथ ही उस पूरे कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट के लिए जो एक एकेडमी चलाई जा रही है, वहाँ का यंगेस्ट ट्विटर भी यही डोंग फैंग ही है। इसके पास एक एल्डर आए हुए हैं जो कि फेंग हुआ की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। डोंग फैंग को बता रहा होता है कि आप इस जैसे नकारा बंदे को अपना डिसाइपल कैसे चूज कर सकते हो और एकेडमी में आने का परमिशन कैसे दे सकते हो। इस जैसे लूजर को अपना डिसाइपल बनाना तो किसी कलंक से कम नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम सिनार होता है, और वो फेंग हुआ के पक्ष में बोल रही होती है। वो फेंग हुआ का साइड लेते हुए डोंग फैंग से कहती है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो मेरा दोस्त फेंग जो है वो डेफिनेटली अपने अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन करके ही रहेगा। बस उसे एक चांस देने की जरूरत है। जिस पे वो एल्डर यहाँ सिनार को ही अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। अब आगे वो जो डोंग फैंग होता है वो उतना तो दूसरे पर मेहरबान होने वाला बंदा नहीं है। वो उसकी पर्सनैलिटी विलेन जैसी है। फेंग हुआ को तो एक सामान्य सा बंदा कहता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे बंदे को तो ये इवन डिजर्व ही नहीं करते हैं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तियानवू वर्लफुल की एबिलिटी होगी। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह की एबिलिटी नहीं है तो फिर उसे अवेकन करने का क्या ही फायदा। और तुम जैसे बंदे को मैं अपना डिसाइपल बनाना वर्थ इट नहीं समझता। तुम जैसा नकारा नालायक बंदा अगर इस एकेडमी में आ भी जाता है तो वो सिनार के फ्यूचर को फिर अफेक्ट करेगा। तो फिर तुम्हारी नाकाम कोशिशों के लिए हमेशा सिनार को ही यहाँ दोष दिया जाएगा, क्योंकि उसी ने ही तुम्हारी सिफारिश की है। जिसमें फेंग का फादर आता है और उस डोंग फैंग से गुजारिश करने लगता है कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपको इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। आपसे ये जूनियर है, इतना मीन और रूड इसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। जिस पे डोंग फैंग उनसे कहता है कि मैं इसके साथ रूड व्यवहार नहीं बल्कि इसकी असलियत इसे दिखा रहा हूँ। अपनी इस एज में भी आ करके ये अब तक अपने मार्शल आर्टिस्ट के लेवल पे ही है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी काफी सामान्य लेवल की है। अब अपने बाप की बेइज्जती सुन करके यहाँ फेंग उनसे कहता है कि तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम मेरे बाप से इस तरह से बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर अभी तक तियानवू वर्लफुल अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस एकेडमी में जाने के लायक बंदा नहीं हूँ।
मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं और दूसरों को बुली करने की कोशिश करते हैं। अब इतना सुनते ही डोंग फैंग को यहाँ गुस्सा चढ़ जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है फेंग हुआ पे। लेकिन इस अटैक को फेंग हुआ का जो फादर होता है वो डॉज कर लेता है। यहाँ पे उसके फादर और उस डोंग फैंग के बीच एक स्पिरिचुअल फाइट शुरू हो जाती है। सिनार इस फाइट को रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो एल्डर ऐसा नहीं करने देते। अब आगे जो फेंग के फादर होते हैं इस फाइट के कारण काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो डोंग फैंग यही नहीं रुकता, वो अपने स्नो पाम का यूज करता है, जिसका मतलब है कि वो आइस वाले एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर पाता था। इस अटैक का जवाब देने के लिए जो फेंग के फादर होते हैं वो अपने फायर एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्ट का यूज करते हैं। इससे निकलती हुई फायर वेव्स जो होती हैं वो उस स्नो की लहर को रोक देती हैं। बाकी इसी एक अटैक से ही यहाँ पे फाइट खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बाप बेटे वहाँ पे औंधे पड़े होते हैं। फेंग जो होता है वो जैसे तैसे अपने आप को उठाता है और अपने बाप की इस हालत को देख करके बेचारे को अपने आप पे ही तरस आ रहा होता है। आज अगर उसके बॉडी के अंदर के तियानवु वर्लफुल अवेकन हो जाता तो उसके बाप के साथ ये सब कुछ नहीं होता। आगे वो अपने अधमरे से बाप को उठाता है जो कि मरने के कगार पे था। आगे उसके पिता उसे एक प्रवचन देते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में बस एक बात ही याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर तुम कमजोर रहोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल डालेगी। और ये बात तो बिल्कुल सही है, बाहुबली का ही बोलबाला होता है। लेकिन जो फेंग होता है वो तो उन्हें इससे भी ज्यादा अच्छी बात कहता है कि जो हमारी असली ताकत होती है वो एक्चुअल में हमारी स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं करती, जबकि असली ताकत तो किसी की विल पावर में होती है कि वो कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो इनकी कही हुई बात को हमेशा याद रखेगा। अब इतना कहते ही उसके जो फादर होते हैं वहीं बेहोश हो जाते हैं। हाँ, जो फेंग होता है वो इस बात को ठान लेता है कि इस डोंग फेंग से तो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को इस तरह से बुली किया है और वो तो इस बात का खुलेआम यहाँ पे ऐलान भी कर देता है कि आज तुमने जो मेरे बाप के साथ यहाँ पे किया है ना, देखना सीधा 1 साल के बाद मैं इसी दिन तुमसे यहाँ पे बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को उस पोजीशन तक जरूर ला लूंगा और तुम्हें देखना डेफिनेटली हरा कर ही दम मानूंगा। और आज की तारीख को तुम नोट डाउन कर लो कि किस तरह से आज ही के दिन 1 साल बाद तुम मेरे बाप के सामने आओगे और अपने घुटने टेक करके अपनी गलती के लिए यहाँ पे उनसे माफी मांगोगे। इस बात पे वो डोंग फेंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे फेंग की बेइज्जती उड़ाते हुए कहते हैं कि तू जैसा नल्ला और नकारा मुझे हराएगा वो भी 1 साल बाद। चल जा, 1 साल नहीं तो 20 साल ले ले। अगर तू 1 साल के बाद अपने इस चैलेंज को पूरा कर देता है तो मैं अभी इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैं खुद ही अपनी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से त्याग डालूंगा, अपनी नाक रगड़ते हुए तेरे बाप के सामने माफी मांगूंगा। अब ये तो होती है पास्ट की फ्लैशबैक और इसी को याद करते ही यहाँ पे फेंग गुस्से से लाल पीला होते हुए उस पेड़ पे पंचेस मार रहा होता है। तो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल वक्त में कोई ना कोई दोस्त साथ होता है और इसका दोस्त यहाँ पे सिनार है। फेंग यहाँ बहुत अपने आप को कोस रहा होता है कि आखिर क्यों नहीं वो अपनी बॉडी के अंदर के तियानवु वर्लफुल को अवेकन कर पा रहा है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त सिनार आ जाती है जो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम अपने अंदर की पावर को एक न एक दिन जरूर अवेकन कर लोगे। फेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि अंकल वैंग जो है वो कभी नहीं चाहते कि तुम मुझसे मिलो। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं तो बस यहाँ इस बात से परेशान हूँ कि मेरी फैमिली में जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने भी मुझसे पहले अपने तियानवु वर्लफुल को अवेकन कर लिया है, तो आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं अब तक इसे अवेकन नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पे सिनार उसे एक ऐसी बात बोल देती है ना कि यहाँ पे फेंग का तो मूड लाइट हो जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, चाहे जितना भी लंबा समय क्यों ना लगे, अपने अंदर की एबिलिटी को जरूर एक न एक दिन अवेकन करोगे और मैं उस वक्त तक भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ऐसा कहते हुए सिनार ने तो सीधा सीधा यहाँ पे अपने प्यार का ही इजहार कर दिया होता है। इसके कारण फेंग का तो मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि किसी भी हाल में अब वो स्ट्रॉन्गर बन के ही दिखाएगा। अब लड़की के मोटिवेशन ने उसके अंदर ऐसी पावर भर दी होती है कि अब वो रुकने का नाम नहीं लेता, वहीं पे बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अब उसके बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है जो कि उसके बॉडी के एक सेंटर वाले पॉइंट पे इकट्ठा होने लगती है और ये ऑरा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकलता है और वो स्पिरिचुअल बॉल जब ओपन होता है तो उसके अंदर से हमें एक क्यूट सी छोटी सी फेरी दिखाई देती है। फेरी उसे देखते ही डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि फिर से उसे एक बार एक और वर्चुअल मार्शल बॉडी मिल गई और अभी तो मैं ठीक से सोई भी नहीं थी और वापस से मुझे जागना पड़ा। आगे वो फेंग से कहती है कि ओह
तुम्हारी बॉडी तो वाकई में काफी ज्यादा स्मॉल है और तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम काफी कम जिंदगी जीने वाले ह्यूमन बीइंग हो जो कि जल्द ही मर जाओगे। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तुम मेरे होस्ट हो और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि तुम अब हमारे न्यू जनरेशन के लॉर्ड ऑफ वर्चुअल मार्शल आर्ट बन चुके हो। अगर तुमने गिव अप नहीं किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आने वाले दिनों में मैं और मेरी ग्रैंडमा और फायर आर्टिब्यूट मिल करके तुम्हारी मार्शल आर्ट में मदद करेंगे, जिसके कारण तुम अपनी लाइफ के अंदर आने वाली डिफिकल्टीज को आसानी से फेस कर सकते हो और किसी भी खतरे से हमारी मदद लेकर के आसानी से बाहर निकल सकते हो। साथ ही हम तुम्हें शिवू डिवाइन बॉडी पाने में भी मदद करेंगे। अब यहाँ फेंग जो होता है पहले तो सोच विचार करने लगता है और फिर फेरी से पूछता है कि आखिर ये शिवू डिवाइन बॉडी क्या है। इस पे अब लिटिल फेरी उसे बताना शुरू करती है कि जब ये अर्थ बनाया गया था तो बहुत एंशिएंट टाइम पहले ही देवी नोआ ने ह्यूमन रेस को बनाया था ताकि वो अर्थ पे रह सके और उन्होंने ह्यूमन रेस को बनाने के लिए अलग अलग कलरफुल डिवाइन क्ले का यूज किया था। हालांकि तो उनमें से बहुत सारे ह्यूमंस जो थे वो एक ही साइज और शेप के थे, लेकिन उस बिखराव के कारण कुछ ही ऐसे लोग हो पाए थे जो कि शेप और साइजेस में एकदम अलग अलग प्रकार के थे और उन्हीं में से इन ह्यूमन रेसेस को जिन्हें डिफरेंट तरह की फिजिक मिली उन्हीं की ही बॉडी को शिवू डिवाइन बॉडी कहा जाता है। और जब उस डिवाइन बॉडी का वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स ओपन हो जाता है, उसकी कल्टीवेशन लेवल की जो स्पीड होती है वो ऑर्डिनरी लोगों से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही वो बंदा जो होता है उसकी बॉडी में कई सारे एलियन क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं। एलियन क्रिस्टल्स का मतलब है बहुत सारा की अलग अलग तरह की एबिलिटीज जो कि अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स को पाने से उसके बॉडी में मिलती है और जब ये एबिलिटीज उसके अंदर आ जाती हैं तो फिर वो एक ट्रू एलियन वॉरियर बन जाता है। अब ये सुनते ही फेंग की तो जैसे यहाँ पे लॉटरी लग गई थी। वो तुरंत फेरी से पूछने लगता है कि क्या ये सच है और क्या वो सच में इस शिवू बॉडी की प्रैक्टिस कर सकता है और अगर ये हो जाएगा तो मैं इस दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं कोई वेस्ट नहीं हूँ। जिसपे फेरी उसे कहती है कि पहले पूरी सच्चाई तो सुन लो, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी इस शिवू डिवाइन बॉडी के अंदर का जो वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स है एक बार अगर वो अवेकन हो जाता है तो फिर ये तुम्हारी बॉडी के अंदर की एनर्जी जिसे वो युआन एनर्जी कहते हैं ये इसे ही सॉलो करने लगेगी। लेकिन अगर तुमने फिर इसकी हार्डकोर प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो फिर ये तुम्हारी बॉडी को एनर्जी को इतना ज्यादा चूस लेगी कि तुम्हें मौत के कगार तक पहुंचा देगी। लेकिन डरो मत, तुम्हारे पास एक और भी ऑप्शन है। यहाँ बस मेरे सामने ये कह दो कि तुम उस वॉर्टेक्स को ओपन नहीं करना चाहते हो और होस्ट इसे गिव अप करता है तो मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से वापस चली जाऊंगी। जिसमें फेंग उससे कहता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैंने ये तुमसे कब कहा, मैं इस प्रैक्टिस को जरूर ट्राई करना चाहूंगा। जिसमें फिर ये कहते हुए कि बच्चे तू इसे नहीं कर पाएगा, क्यों अपनी मौत को इतनी जल्दी दावत दे रहा है। वापस से उसी स्पिरिचुअल बॉल में ट्रांसफर हो जाती है और गायब होने के लिए उसी की बॉडी के अंदर जारी होती है। लेकिन यहाँ पे जो फेंग होता है उसे अपने बॉडी के अंदर जाने से रोक लेता है और उसे बस यही कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। आगे वो फेरी के हाथ पैर जोड़ने लगता है और उसे सीनियर कहते हुए काफी चापलूसी करता है। इसी भी तरह से फेरी जो है उसकी शिवू डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दे। उसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है इसके प्रोसेस के बारे में वो पूछने लगता है और उसने अपने फादर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये डिसाइड कर लिया है कि चाहे ये प्रैक्टिस कितनी भी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों ना हो वो इसे जरूर करेगा। लेकिन फेरी उसकी आवाज कहाँ सुन रही होती है, वो तो वहाँ पे बेहोश औंधी पड़ी थी। फेंग हुआ उसे उठाता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसपे फेरी झिंझकोड़ते हुए वहाँ पे उठती है और उसे कहती है कि मुझे इस तरह से हिलाना बंद करो। आगे वो उसे कहती है कि अगर तुम वाकई में उस शिवू डिवाइन बॉडी के वर्चुअल मार्शल आर्ट के वॉर्टेक्स को ओपन करना चाहते हो तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा है और फिर भी इसे ट्राई करना चाहोगी? जिस पे फैंग वहाँ पे खड़ा होता है और उसे एक दमदार डायलॉग देता है। वो कहता है कि चाहे एक बहुत बड़े पहाड़ को पार करना पड़े और उस पहाड़ के नीचे आग के समंदर हो, वो इन खतरों को भी पार करने से पीछे नहीं हटेगा। जिसपे फेरी कहती है कि तो फिर ठीक है, इसमें तुम्हारी मर्जी थी, ये जान लेना, बाकी मैं अपनी प्रक्रिया शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले उस वॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें मेंटल मेथड सिखाऊंगी। इतना कहती ही वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे फेरी ये देख पाती है कि फेंग हुआ ने अब तक अपनी लाइफ में जितने भी ह्यूमिलेटिंग पल गुजारे थे यादें एक के बाद एक उसे घोस्ट करने लगती हैं। सबसे पहले उसे अपने फादर दिखते हैं जो कि फेंग हुआ को ही डांट रहे होते हैं। अगर तुमने अपने तियानवू वॉरफुल को अवेकन नहीं किया होता, तुम्हारे कारण ही, उस फाइट के कारण मैं इतना ज्यादा अपंग हो गया और मुझे फेंग फैमिली के हेड की पोजीशन से ही निकाल दिया गया।
आगे उसे सिनार दिखती है, वो भी उसके नल्ले होने की वजह से उसे कोस रही होती है और उसे ट्रैश कह के पुकारती है। उसके बाद उसे डोंग फैंग भी दिखता है, जो कि उसे वही चैलेंज लाते हुए उसकी खिल्ली उड़ा रहा होता है, ये कहते हुए कि तू जैसा नल्ला कभी भी मुझे सप्रेस नहीं कर सकता। आगे वे सभी उसे घेर लेते हैं और बस एक ही शब्द उससे कह रहे होते हैं कि तू नल्ला है, नल्ला है। यहाँ चेन उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो कोई ट्रैश या वेस्ट नहीं है, ना ही वो नल्ला है। जब वो उड़ते हुए इन सबको फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, देखता है कि ये सब मानो उसके सिर्फ दिमाग का भ्रम था, जो कि इवल शैडो के रूप में वहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर फेंग पे अटैक करने लगते हैं। वो जो इवल शैडो होता है वापस से डोंग फैंग का रूप ले लेता है। फेंग उसे जितनी दूर भाग के जाना चाहता था, वो ये पाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस डोंग फैंग की जो आकृति है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और यहाँ फेंग को वो जान से मारने के लिए अपने हाथों के अंदर उसे धर दबोचता है कि तभी उसे फेरी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो और मेडिटेट करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ची एनर्जी है वो स्टेबल हो सके। की बात को मानते हुए फेंग यहाँ मेडिटेट करने लगता है। फिर उसकी बॉडी से इतनी तेज एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है कि वो डोंग फैंग के उस हाथ वाली गिरफ्त से बाहर आ जाता है और ये एनर्जी लगातार बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण उसे दिखने वाले जो भ्रम होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब ये सब तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ जो फेंग के अंदर जो एनर्जी है वो अब वर्चुअल वर्ल्ड में भी आ जाती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब वो आसमान तक को भी भेद देती है। फेंग अपनी आंखें खोलता है और उसे पता चलता है कि उसने वर्चुअल मार्शल आर्ट के वॉर्टेक्स को ओपन कर लिया है। अब तभी सुबह भी हो जाती है और फेंग इस खुशखबरी को बताने के लिए दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी जो माँ है वो फूट फूट के रो रही है। वो अपनी माँ से इसका कारण पूछता है तो वो बताती है दिन ब दिन उनके डैड की जो हालत है वो खराब होते जा रही है, क्योंकि उनकी फैमिली का जो मेडिसिन कोटा या एक्लिजस है उन्हें रोक दिया गया है और बिना दवाइयों के तुम्हारे फादर का इलाज नहीं हो सकता। साथ ही जो फेंग फैमिली के ग्रेट एल्डर है, उन्होंने तुम्हारे फादर को फेंग फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली के पोजीशन से भी निकाल दिया है। और इतना तक के नहीं, उन्होंने ये कहते हुए कि अब ये दोनों बाप बेटे नकारा हो चुके हैं, उन्होंने हमें इस पूरे फेंग हाउस से भी 3-4 दिनों के अंदर बाहर निकलने का ऑर्डर दिया है। अब ये सुनकर के फेंग तो यही कहता है कि ये तो हद पार कर दी, और इस बात की शिकायत करने के लिए वो तुरंत ही फेंग फैमिली के काउंसिल हाउस पहुंचता है, जहाँ पे उस फैमिली के जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपने पोते को कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। उनका पोता जो है वो अभी अभी उसने अपने मार्शल आर्ट लेवल से ऊपर उठते हुए इंटरमीडिएट लेवल तक उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, और इस बात के लिए उसके फादर और ग्रैंडफादर जो होते हैं वो दोनों ही उसे अप्रिशिएट करते हैं। कि तभी वहाँ पे फेंगुआ आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि आप इस पूरी फैमिली के ग्रेट एल्डर हैं, तो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भी तो आखिरकार इसी फैमिली का ही हिस्सा हैं। तो फादर जो होता है वो फेंग को ही डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट एल्डर से इस तरह से डिसरिस्पेक्ट से बात करने की। वो जो उसका कजन होता है वहाँ फेंग से कहता है कि 1 महीने के अंदर जल्द ही जूनियर ट्रायल शुरू होने वाला है, जो कि इसी फैमिली के 4 कबीलों के बीच होगा। इसीलिए उस जूनियर ट्रायल की तैयारी करने के लिए जो मैजिकल मेडिसिन थी सब मुझ पे खर्च कर दी गई हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकूं। और वैसे भी इन मेडिसिन का ना तुम पे और ना ही तुम्हारे उस अपंग बाप पे कुछ काम आने वाला था। तुम दोनों ट्रैश बाप बेटों पे इसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसे यूज कर लूं। ये सुन के फेंग का तो हाथ ही उड़ जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को वेस्ट कहने की। लेकिन वो कजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फेंग उनके सामने टिक नहीं पाता, वो एक लात से ही फेंग को दूर कर देता है। आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो इन सबको लड़ने से रोकते हैं और फेंग से कहते हैं कि तुमने यहाँ के सबसे नामी ग्रामी व्यक्ति डोंग फैंग से पंगा लिया है, और उसे नाराज करने का मतलब है कि उसने हमारे पूरी फैंग फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, और इसी की पनिशमेंट तुम दोनों बाप बेटों को मिली है। गनीमत करो कि हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ से निकाल रहे हैं। और वैसे भी हमारे फैंग फैमिली में तुम जैसे साधारण लोगों का कोई काम नहीं है। इसने अभी तक अपने अंदर के तियानवे वर्फुल को ही अवेकन नहीं किया है, और वैसे तुम्हारा बाप भी अब पूरी तरह से हमारे लिए यूजलेस है, इसीलिए हम अपने इतने महंगे एक्लिजस को आखिर उस पे क्यों वेस्ट करते। जिसपे फेंग अब उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर वो उस जूनियर ट्रायल में जीत जाता है तो ग्रेट एल्डर उसके फादर के लिए जो मेडिसिन की सप्लाई और एक्लिजस जाते हैं उसे नहीं रोकेंगे, ताकि उसके फादर सबसे पहले हील हो सके। अब ये बात सुन करके उसका कजन कहता है कि तुझ जैसा नल्ला और उस जूनियर ट्रायल को जीतेगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन ग्रेट एल्डर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें एक्लिजस के साथ साथ इस फेंग हाउस से भी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आया तो तुम्हें पूरी फैमिली के साथ इस पूरे फेंग हाउस से खदेड़ दिया जाएगा।
जिसपे फेंग ये कहते हुए कि बस आप अपना प्रॉमिस को याद रखना, मैं इस पे एग्री करता हूँ। आगे फेंग के जाते ही वो जो अंकल होता है अपने बाप से पूछता है कि आखिर आपने उसे एक चांस क्यों दिया, जिसपे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि अगर चांस दिया तो देने दो, इससे हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि इस जैसा नल्ला तो कभी भी उस ट्रायल को जीत नहीं पाएगा। और फिर लोग हमसे ये सवाल भी नहीं कर पाएंगे कि हमने तो उसे बेवजह ही निकाल दिया सिर्फ अपने पोते को इक्लिजस देने के लिए। वो जब खुद ही यहाँ से हार करके निकल जाएगा तो इससे हमारे ऊपर भी कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। अब ये तो इनकी कितनी आम सी प्लानिंग होती है, लेकिन इस बात पे ये इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं कि जैसे कितनी बड़ी साजिश कर रहे हों। अब आगे इधर फेंग हुआ की चिंता बढ़ जाती है और वो बस यही सोच रहा होता है कि इस जूनियर ट्रायल में वो ऐसा क्या करे कि वो तुरंत ही जीत जाए, क्योंकि अब बात उसके फादर के जीने या मरने के ऊपर बनाई थी। और वो इसी बात की अब चिंता में होता है कि इस जूनियर ट्रायल को जीतने के लिए उसे किसी भी तरह से मार्शल आर्ट लेवल से ऊपर उठ के इंटरमीडिएट लेवल पे तो ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इस पूरी फैमिली में वो सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे है। कि तभी लिटिल फेरी उसकी चिंता समझ करके अपीयर होती है और उसे कहती है कि अगर तुम वाकई में इंटरमीडिएट लेवल तक जाना चाहते हो, वो भी 1 महीने के अंदर, तुम्हारी बॉडी के साथ तो इसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कुछ इस तरह की है कि ये इसके प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। अब ये बात सुन करके फेंग हुआ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तो उस वॉर्टेक्स को ओपन कर दिया, ये बात जानने के बाद भी कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए आप चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इसकी हार्डकोर प्रैक्टिस करेगा। कम से कम अभी के लिए उसका तो इतना ही लक्ष्य है कि वो अपनी फैमिली को बस प्रोटेक्ट करे। अब लिटिल फेरी को मनाने के लिए फेंग यहाँ पे एक तरकीब सोचता है। वो उसके सामने एक बड़ा सा मीट का पीस ऑफर करता है और फिर से उसकी चापलूसी करते हुए उसे कहता है कि प्लीज सीनियर मेरी मदद कर दो। उस मीट के बड़े से लोथड़े को देख करके लिटिल फेरी के तो जीभ लपलपाने लगती है। उसे कहती है कि ठीक है, एक बार के लिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी जिससे तुम्हें प्रैक्टिस करने में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। आगे वो उसे एक स्क्रॉल देती है जिनमें वो सारी एक्सरसाइजेस बताई गई थी, जिनका यूज करके फेंग हुआ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन दे सकता है। और इसकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ ये प्रैक्टिस ऐसी होती है जिनसे उसका जो एक्चुअल कॉम्पैक्ट पावर यानी कि लड़ाई करने की जो शक्ति होगी वो इसमें भी कैपेबल वो हो जाएगा। आगे फेरी उसे बताती है कि इस स्क्रॉल को ऐसा वैसा मत समझना, ये काफी ज्यादा एंशिएंट स्क्रॉल है जिसमें ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो कि 100% तुम्हारे लिए काम करेंगी। ये तुम्हें 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे मार्शल आर्ट लेवल से तुम्हें इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचाने के लिए काबिल कर देंगी। अब आगे उस स्क्रॉल के अंदर देखता है तो फेंग हुआ पाता है कि ये तो जियानजी कुंफू की टेक्निक है और ये टेक्निक एक्चुअल में वही टेक्निक होती है जो कि 1000 साल पहले इन्हीं की फैमिली के एक एंसेस्टर द्वारा खो गई थी। और ये जो स्क्रॉल है उनके पूर्वजों के द्वारा ही बनाया गया था। इसमें मार्शल आर्ट्स के लेवल को नए लेवल पे अपग्रेड करने के लिए सारी टेक्निक्स लिखी गई हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें एक येलो लेवल की स्किल है और इस स्किल को अब तक किसी ने भी एक्वायर नहीं किया है, क्योंकि इस स्किल की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आगे फेंग हुआ क्यूरियस होते हुए उससे पूछता है कि क्या ये येलो स्किल उसे मिल सकती है, जिसपे फेरी उसे कहती है कि एक तो तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, ऊपर से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथन दे सकूं, और तुम तो इतनी ज्यादा बेशरम निकले कि अब तुम्हें गॉड लेवल की स्किल सीखने के लिए मुझसे इसकी कैसी प्रैक्टिस की जा रही है इस टेक्निक के बारे में पूछ रहे हो। लेकिन इस येलो स्किल को दे करके इतनी भी जल्दी खुशी मत मनाओ, पहले इसकी पूरी सच्चाई तो जान लो। तुम्हारे जितने भी सीनियर यानी कि जितने भी पूर्वज थे उन सभी में कल्टीवेशन की काफी अच्छी खासी नॉलेज थी और वे लोग अपनी कल्टीवेशन के छोटी मोटी लेवल तक पहुँच के ही काफी ज्यादा संतुष्ट थे। इसलिए उनमें से आज तक किसी ने भी इस येलो स्किल को पाने के लिए कुछ सोचा ही नहीं और छोटी मोटी लेवल तक ब्रेक थ्रू करके ही काफी ज्यादा रिलैक्स रहे। अगर तुम जैसे तैसे करके इस येलो स्किल को भी पा लेते हो तो तुम्हारे अंदर का जो वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स है वो ओपन होने के कारण यहाँ पासा पूरी तरह से पलट जाएगा, क्योंकि वो इसकी ताकत को सह नहीं पाएगा और फिर वही अंजाम होगा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी और फिर तुम मौत की आगोश में सो जाओगे। अब ये बात सुन करके तो बेचारा फेंग हुआ जो होता है काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इस पे फेरी इससे कहती है कि अरे अब इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इसमें कुछ न कुछ हेल्प जरूर करूंगी ताकि तुम्हें मौत से तो बचा लूं। लेकिन फेंग हुआ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं है। कहता है कि अगर हेवन ने उसे ये स्क्रॉल दिलाया है
तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा मकसद होगा जो डेस्टिनी उससे पूरा करवाना चाहती है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एकदम शुरू से ही शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं हार्ड वर्क करते हुए अपने माइंड और मसल्स की पावर को एक्यूमुलेट करूंगा, ताकि अपने माइंड के साथ साथ मैं अपने मसल्स की पावर को भी बढ़ा सकूं। आगे वो कहता है कि सीनियर, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो और मैं अब हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ सीनियर जो होती है उसे काफी नींद आ रही होती है। वो यहाँ फेंगुआ से कहती है कि ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करना, लेकिन याद रखना अभी नन्ही परी को काफी ज्यादा नींद आ रही है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपनी खूबसूरती के कायम रखने के लिए ना ब्यूटी स्लीप की काफी जरूरत होती है और मैं वही लेने जा रही हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंगुआ के यहाँ प्रैक्टिस शुरू होती है। सबसे पहले स्क्रॉल पे लिखे गए हर एक शब्द को काफी गहराई से पढ़ रहा होता है, ताकि उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने में कहीं भी कोई भी कसर ना छूट जाए। आगे जब स्क्रॉल का पढ़ना खत्म हो जाता है तब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन जब अपनी पहली प्रैक्टिस वो करता है तो उसमें बुरी तरीके से नाकाम रहता है। अभी तो ये इसकी फर्स्ट नाकामी थी, अभी इसके जैसे ना जाने उसे कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी बाकी थी। अब केवल मार्शल आर्ट की ही प्रैक्टिस करते हुए उसे पूरा एक दिन बीत जाता है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। वो जितनी बार यहाँ पे गिर रहा होता है उतनी बार फिर से उठ खड़ा होता है और फाइनली वो उसके फर्स्ट स्टेप को तो पार कर लेता है। अब सुबह से रात हो जाती है और प्रैक्टिस करके उसकी पूरी बॉडी थक चुकी थी, लेकिन मानो उसका माइंड ही है जो उसे बार बार कह रहा होता है कि प्रैक्टिस करनी बाकी है और भी प्रैक्टिस करो। उसकी हालत खराब होती है, इसलिए फेरी उससे कहती है कि तुम्हें अपने शरीर को अब इतना भी ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, इसे थोड़ी आराम की भी जरूरत होती है। अगला दिन होता है और फेंगुआ वापस से अपने काम पे लग जाता है। वो फिर से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन आज की जो उसकी प्रैक्टिस होती है कल से काफी ज्यादा अच्छी होती है। आज के दिन वो प्रैक्टिस तो कर रहा होता है, लेकिन एक बार भी गिरता नहीं है। दूसरा दिन भी इसी तरीके से पार हो जाता है और रात को उसकी कल्टीवेशन करने की बारी होती है। यहाँ पर वो अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करता है। मात्र 2 दिन की प्रैक्टिस के कारण ही यहाँ पे जो फेंगुआ होता है वो अपने बॉडी में कई सारे चेंजेस पाता है। वो देखता है कि वो अपने मार्शल आर्ट के जिस लेवल पे था वो उससे हायर पोजीशन पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी उसने पहली सीढ़ी तो पार कर ही ली है। सबसे निचले स्तर यानी कि मार्शल आर्ट के इनिशियल लेवल तक तो ब्रेक थ्रू कर ही लेता है। अब इसी तरह से वो जी जान लगा करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे कई सारे दिन बीत जाते हैं। अब आगे वो अपने फादर के लिए कुछ मेडिसिन को खरीद करके ले जा रहा होता है कि तभी उसका सामना उसी ही के फैमिली के कजन से होता है, जो कि उसका रास्ता रोक करके उसे बुली करने की कोशिश करने लगते हैं। वो सबके सामने भरे बाजार में उसे इस पूरे मंगोलिया सिटी का सबसे बड़ा लूजर कह के पुकारते हैं। आगे वो उसके फादर के हेड ऑफ द पोजीशन छीनने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि अब तो ये इस फैंग फैमिली का यंग मास्टर भी नहीं रहा, क्योंकि इसका बाप इसकी नाकामी की वजह से ही तो अपंग हो चुका है। कि तभी दूसरा बंदा उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो इस सिटी के नंबर 1 नल्ले तो थे ही, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें सोच अभी यंग मास्टर कहा करते थे वो भी बेचारे से अब छिन गया है, क्योंकि अब बाप और बेटे दोनों को ही फेंग फैमिली ने यूजलेस घोषित कर दिया है और इन्हें तुरंत ही वे यहाँ से खदेड़ करके निकालने वाले हैं। उनकी बातें सुन करके तो फेंगुआ से रहा नहीं जाता और वो गुस्से से उन्हें चिल्लाता है, यांग काई अपनी बकवास बंद कर और मेरे रास्ते से हट जा। जिस पे वो बंदा यांग काई उसे कहता है कि नहीं हटूंगा, जा जो करना है कर ले, तू मुझे मारेगा नल्ले तो मार के दिखा। लेकिन जो उसका चमचा होता है ना, चमचे को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ती है। वो यांग कैसे कहता है कि इससे खड़े होकर के इसके मुंह क्यों लग रहे हो, जब इसे आसानी से हम एक चुटकी में धूल चटा सकते हैं। आगे वो फेंगुआ को झपटने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन फेंगुआ आसानी से उसके साइड पीछे हट जाता है, जिसपे वो चमचा फिर से पलटवार यहाँ फेंगुआ पे करता है, लेकिन फेंगुआ उसके पंच को ही आसानी से रोक लेता है और उसके पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारता है। बेचारा वो चमचा दूर जा गिरता है। अब यहाँ पे सभी देखते हैं कि ये तो अकेले इस पे बस नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना सब मिल करके इस पे अटैक करो। और वहीं सभी एक साल ही भेड़ चाल चलते हैं। वे सभी बारी बारी से फेंगुआ पे टूट पड़ते हैं, लेकिन फेंगुआ पहले की तरह नल्ला नहीं रहा। वो अपने मार्शल आर्ट लेवल के इनिशियल पॉइंट पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए अब उसके बॉडी में काफी ज्यादा फुर्ती आ चुकी है और वो इसी का यूज करते हुए उन सब के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और जो तगड़े तगड़े और भारी भरकम पंचेस से उन पे अटैक कर रहा होता है, जिससे उन चमचों के अंदर की हड्डी पसलियां ही जवाब देने लगती हैं। आगे फेंगुआ ने तो उन सभी चमचों की जबरदस्त सी कुटाई यहाँ पे कर दी थी, जिससे सभी वहाँ पे औंधे पड़े होते हैं और बाद में उनके उसी लीडर यांग काई की बारी आती है।
जो कि फेंग हुआ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने पंचेस से लगातार उस पे अटैक करने लगता है। लेकिन फेंग जो होता है वो उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और उसे एक जोरदार किक लगाता है जिससे वो यांग काई पीछे सरक जाता है। अब आगे 1 मिनट के लिए यहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है और वे दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। लेकिन फिर से फाइट शुरू होती है। वे दोनों तेजी से ही दौड़ते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे पे अपने मुक्के से अटैक करते हैं। ये दोनों ही पावर्स एक दूसरे के साथ नलिफाई होकर के वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे दोनों ही पीछे हट जाते हैं। अब आगे फेंग हुआ जो होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यांग काई उसे रोकता है और उससे कहता है कि बस अब आधे महीने का ही इंतजार करो उस जूनियर ट्रायल के शुरू होने में, और फिर देखो उस जूनियर ट्रायल में मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मैं इस ट्रायल में तुम्हें ऐसा दूंगा कि अपने जान की भीख मांगोगे मुझसे तुम। जिस पे फेंग उससे कहता है कि तो फिर देखते हैं कि कौन किससे भीख मांगता है। अब आगे ये खबर जो होती है पूरी तरह से मार्केट में फैल जाती है कि यांग फैमिली का जो यंग मास्टर यांग काई है उसने तो आधे महीने के अंदर ही इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर रोल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हु फैमिली का जो यंग मास्टर है वो तो पहले ही एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट का डिसाइपल है। और चारों तरफ इसी बात की ही चर्चा होती है कि जो हु फैमिली का यंग मास्टर है वही इस ट्रायल में नंबर 1 की पोजीशन पे आएगा। अब इधर इस ट्रायल के शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे रहते हैं और फेंग हुआ जो होता है वो अपने जी जान लगा करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस अब एक लेवल पे आके स्टक हो चुकी थी और वो स्क्रॉल के एक चैप्टर में आकर के फंस जाता है और ये चैप्टर टाइगर मोमेंट चैप्टर होता है। उसके फर्स्ट लेवल को तो वो मास्टर कर चुका होता है, लेकिन उस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज पे कैसा पहुंचा जाए इसे नहीं समझ में आ रहा था। इसीलिए वो अपनी परेशानी लिटिल फेरी को बताता है, लेकिन वो तो खाने में बिजी थी। लिटिल फेरी उससे कहती है कि जो मीट तुम मुझे पेश करते हो ना वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें जो भी मदद मुझसे चाहिए ना इसके बदले में तुम्हें मुझे 5 लेग पीसेस खिलाने होंगे। ये सुनकर तो फेंग हुआ को हार्ट अटैक ही आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ मेरे खांधे के वांदे पड़े हुए हैं और इसे तो लेग पीस ही चाहिए। लिटिल फेरी उसकी हालत देख करके कहती है कि लगता है उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि इस डिमांड ने तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया है कि तुम यहाँ खून की उल्टी कर रहे हो। लेकिन यहाँ बात तो कुछ और ही होती है। लिटिल फेरी जब उसे चेक करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे फेंग हुआ ने काफी ज्यादा हार्डकोर प्रैक्टिस की है, जिसके कारण वो एक ही छलांग में इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट फिल्म तक पहुंचना चाहता है। और इतने कम टाइम में इतनी हार्डकोर प्रैक्टिस करना जिससे अचानक से बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज हो जाए, इसी के कारण इसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही थक चुकी है और इस प्रेशर को इसके बॉडी के अंदर की जो मेरिडियंस है वो सह नहीं पा रही हैं। इसीलिए उसके अंदर के मेरिडियंस को सही करने के लिए उसे रेस्ट और मेडिटेशन की जरूरत है। जिसपे फेंग हुआ उसे बताता है कि अभी मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में ट्रायल शुरू होने वाला है और अगर लिटिल फेरी मेरी इसमें मदद करती है तो मैं इस डिफिकल्टी को भी पार कर लूंगा। वो इस पे भी राजी हो जाता है कि वो उसके लिए 5 लेग पीस अब से लाया करेगा। लेकिन कहते हैं ना लालच इंसान को और भी ज्यादा लालची बना देता है, जिसके कारण लिटिल फेरी ने भी अब अपनी डिमांड बढ़ा दी थी और उससे कहती है कि 5 लेग पीसेस अब मेरे लिए ना काफी नहीं है, मुझे अब 20 लेग पीसेस चाहिए। जिसमें फेंग हुआ से कहता है कि 8 से ज्यादा नहीं दे सकता। लिटिल फेरी उससे कहती है कि 15 लूंगी। जिसपे फेंग हुआ उसे कहता है कि बस 10 में डील फाइनल करो, अब इससे ज्यादा नहीं। लिटिल फेरी भी अब 10 में मान जाती है और अब उसे टेक्निक बताना शुरू करती है। जैसे ही तुम अपने आप को एक हीलर बना देते हो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो मेरिडियंस है वो इमीडिएटली रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। जिसपे फेंग हुआ कहता है कि ये तो और भी मुश्किल रास्ता है क्योंकि एक हीलर बनने के लिए उसे फार्माकोपिया यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें सारी दवा बनाने के स्किल्स लिखे होते हैं इसको पूरी तरह से सीखना होगा और अब्सॉर्ब करना होगा। और एक कल्टीवेटर को इसे सीखने में तो सदियां बीत जाती है, मैं एक झटके में इस टैलेंट को कैसे सीखूं। जिसपे लिटिल फेरी उसे कहती है कि टेंशन ना लो, इसका भी इंतजाम मेरे पास है। आगे वो उसके सामने वही फार्माकोपिया वाली बुक पेश कर देती है जिसमें हील होने के सारे पैतरे लिखे होते हैं और कौन सी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है इनके बारे में सारी जानकारी होती है। अब उस बुक को तो देख करके यहाँ पे फेंग हुआ की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही फिनिश होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये नई सीरीज कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितना ज्यादा हमें कमेंट आएगा और जितनी ज्यादा इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे इसका नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी आएगा। सो जितना हो सके जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।